Good morning, dear students. I have received requests from many students regarding the correct answer key of MCQs of the Mathematics 2024 board paper. So I have come out with this video. I am sharing the correct answers with the logical explanation. So let's get started. As you are aware, there are 5 sections in your examination, but I have covered section A only. Question number 1. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट। अब देखिए वैसे अगर देखा जाए तो इसको करना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, ठीक है, वेयर the value of Aij is equal to 0 or it may be equal to a constant number. 0 कब होगी बच्चों? when I is not equal to j, और equal to k होगी when I is equal to k। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, वैसी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, अदरवाइज एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, इन द गिवन क्वेश्चन 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स इज गिवन, तो 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? K 0 0 0 K 0 0 0 K। ठीक है, यहां पर K क्या है? K हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। अच्छा, अब अगर ये कहता है इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 9, तो पहले बताओ सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ? सम ऑफ एलिमेंट्स होगा K+K+K, इसका मतलब 3K। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हो गए 3K। और एज पर क्वेश्चन दिस सम इज 9, तो 3K इज इक्वल टू 9 हुआ, तो K की वैल्यू आ गई 9/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आंसर क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट है, 3 × 3 × 3, तो ये आ गया हमारा 27। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इसकी आ गई, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, विच इज 27। मेरे ख्याल में सबसे आसान क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लेट देयर इज अ फंक्शन एफ। एफ फंक्शन है फ्रॉम आर प्लस, यानी रियल नंबर के प्लस से लेकर और -5 से इंफिनिटी। ओके, फंक्शन कैसे डिफाइन किया इन्होंने? फंक्शन डिफाइन किया f(x) इक्वल्स टू 9x² प्लस 6x-5। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें देखना है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, ऑन्टो है, बाइजेक्टिव है, या दोनों में से कुछ नहीं। तो इसका मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है। पहली बात है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है। 1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन चलो करते हैं। तो पहले करते हैं टू चेक वन वन। टू चेक वन वन। अब देखिए वन वन चेक करने का हमारा तरीका क्या होता था? वन वन चेक करने के लिए हम करते थे लेट x1 let x1 and x2 are two elements which belong to R plus। ठीक है, तो उस केस में f(x1) शुड बी इक्वल टू f(x2)। अब f(x1) का मतलब क्या है? 9x1² प्लस 6x1
-5 और x2 का मतलब 9x2² प्लस 6x2 -5। ठीक है, अब देखिए -5 से -5 कैंसिल हुआ तो ये आ गया 9x1² -9x2² प्लस 6x1 -6x2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, x1² -x2² और यहाँ पर 6 कॉमन आ जाएगा, x1 -x2। ठीक है, अब a प्लस बी, a² माइनस b² क्या होता है, a+b × a-b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 + x2 × x1 - x2 प्लस 6 × x1 - x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कॉमन ले लेना चाहिए x1 - x2, ये तो कॉमन आ ही रहा है। क्या इसके अलावा 9 और 6 में से कुछ कॉमन आ सकता है? तो 9 और 6 में से कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आएगा? 3 आ जाएगा। तो मैंने 3 और x1 - x2 ये दोनों चीजें कॉमन ले। ठीक है, 3 और x1 - x2। अब अंदर क्या बचेगा बच्चों? अंदर क्या बचेगा? 3 × 3 = 9 और x1 + x2 और यहाँ 6 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 × 2 = 6। तो बस ये दो ही बचा। ठीक है जी यहां तक। अच्छा, अब इसमें देखिए अगर a × b = 0 होता है तो या तो a = b0 या b = 0 और बोथ इक्वल टू 0। लेकिन लेकिन 3 × x1 + x2 + 2, आपको लगता है बच्चों ये 0 हो सकता है? ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसीलिए हम कहेंगे कि x1 - x2 इक्वल्स टू 0, यानी x1 = x2। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब ऐसे x1 = x2 आ जाता है, जब ऐसे आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 10 फंक्शन इज 1 1। ठीक है, और 1 1 का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव, फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो पहला काम हमारा खत्म हुआ। पहला काम क्या था? हमें देखना था कि 1 1 है या नहीं है। तो ये 1 1 तो है। अब मुझे देखना चाहिए कि ये ऑन्टो है या नहीं है। तो टू चेक ऑन्टो, टू चेक ऑन्टो। अब बच्चों ऑन्टो चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑन्टो चेक करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं y। लेट y बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू। अब मुझे क्या लेना चाहिए? ये बिलोंग किस में करेगा? ये करेगा -5 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, -5 से इंफिनिटी। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा देन f' = y। इसका मतलब, इसका मतलब f' नहीं, f(x) = y। अच्छा, अब देखिए हमारा फंक्शन क्या है? 9x² + 6x - 5 = y। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसे x की टर्म्स में सॉल्व कर लेना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो 9x² + 6x -5 और -y = 0। इसका मतलब बच्चों मैंने ना इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आया, ax² + bx + c = 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या होती है? -b ±√b² - 4ac/2a, ऐसे ही होता है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के मेथड को अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो हमारी x की वैल्यू क्या आती है? -b क्या मतलब है? -6 प्लस b² यानी 6 का स्क्वायर, b² -4 × a यानी 9 इंटू c की वैल्यू क्या है? -5 y अपॉन 2 × a यानी 2 × 9। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 9 4 जा 36 और ये है -5 y अपॉन 9 2 जा 18। इसको भी लिख लेते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -6 प्लस माइनस, अब देखिए इसमें से 36 हमारा कॉमन आ सकता है, क्योंकि 36 -36 है, और 30√36 कॉमन आएगा तो उसका बाहर आ जाएगा 6 कॉमन। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 36 का बच जाएगा। अगर हम 36 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है, हम 36 ऐसे कॉमन नहीं लेते, चलो तो कोई 36 कॉमन नहीं लिया सपोज मैंने, दोबारा देख पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, रूट 36 माइनस, अब 36 इंटू -5 क्या होगा, 36 इंटू -5 ये आ जाएगा 180। ठीक है, लेकिन ये माइनस कीजिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह ये हो जाएगा 36y अपॉन 80। आप चाहें तो पहले भी 36 कॉमन ले सकते थे, वो आसान तरीका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन अगर हम लिया जाए तो क्या आएगा, प्लस माइनस, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 36y और 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 का मतलब होता है 216 अपॉन 80। इसका मतलब -6 प्लस माइनस 36, तो y प्लस, अब 216 को देखें तो क्या आएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से देगा, 6 6 36, 6 3 18, बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा y+6 अपॉन 18। तो ये आ गया 1 माइनस -6 प्लस -6 रूट y+6 अपॉन 18। ठीक है, यानी अल्टीमेटली -1 प्लस माइनस y+6 अपॉन 6 3 18, हमारा अल्टीमेटली ये आ गया। ठीक है, अब इस केस में क्या कहना चाहिए, अब मुझे चेक करना चाहिए, अब मुझे चेक क्या करना चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए कि एवरी फॉर एवरी वाई, कौन सा वाई जो बिलोंग करता है मेरा -5 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, वी है। अब ये जो मेरी एक्स की वैल्यू आई है, एक बार चेक करें कि ये जो एक्स की वैल्यू आई है, क्या ये हमारा R+ को बिलोंग करेगी, क्या ये R+ को बिलोंग करेगी, सोचिए जरा, बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू y+6 -1 अपॉन 3 बिलोंग करेगी हमारी किसको, R+ को। और अगर ये बिलोंग करेगी तो मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि फंक्शन इज ऑन टू, 10 फंक्शन इज ऑन टू, 10 फंक्शन इज ऑन टू। और अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव भी है यानी 1 1 भी है, और ऑन टू भी है यानी सर्जेक्टिव भी है। तो इसका मतलब हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सी है इसकी, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हो गई, करेक्ट ऑप्शन हो गई बच्चों इसकी सी, करेक्ट ऑप्शन हो गई सी। करेक्ट ऑप्शन हो गई सी। अब देखिए एक नंबर के हिसाब से ना, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये बहुत लंबा पेपर है, लेंदी पेपर था, तो लेंदी तो है ही, जितना आसान क्वेश्चन नंबर 1 था उतना ही टिपिकल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ठीक है, फिर अभी ये चेक करना है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब मुझे सारी चेक करना पड़ेगा ना, तो एक नंबर के हिसाब से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट्स का है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के ए बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो बच्चों, इसे करने के ना दो मेथड है हमारे, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो दो मेथड हैं, मैं दोनों से करके दिखाता हूं, मेथड 1 और मेथड 2।
ऑब्वियसली आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। एक मेथड में हम प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की, और दूसरा मेथड में हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहले डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है डिटर्मिनेंट है -a b c, a-b-c, a-b-c। ठीक है, अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एक्सपेंड करता हूं फर्स्ट रो से, यानी एक्सपेंडिंग थ्रू रो वन, पहली रो से एक्सपेंड किया। तो ये आ गया -a -b/-c यानी bc, -b/c bc, -b -b का मतलब है a/-c यानी -ac, -ac प्लस c, ab और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस ab। ये आ गया -a/0, ये तो जीरो ही हो गया। -b -ac यानी -2ac प्लस c इंटू ab, और ab यानी 2ab, ये जीरो हो गया। तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, तो 2abc प्लस 2abc। इसका मतलब बच्चों ये आ गया 4abc। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? एज पर क्वेश्चन 4abc इक्वल्स टू क्या है? kabc। तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। ये है मेथड 1। अच्छा, मैक्सिमम टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक नंबर के क्वेश्चन में क्या इतना सब कुछ करना चाहिए? तो बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि -a b-c, a-b-c और a-b और -c। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से a कॉमन ले लिया, सेकंड में से b कॉमन ले लिया, और थर्ड में से c कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा? अब अंदर की वैल्यू सारी 1 हो जाएंगी, यानी -1 1 1, 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, इसको किया हमने, ए बी सी को कॉमन ले लिया। अब एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, तो -1 इंटू -1 यानी 1, और 1 इंटू 1 1 यानी -1, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, अभी आ गया ए बी सी, ये हमारा जीरो हो गया। ये हुआ -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 यानी 2, और ये हो गया +2। तो अल्टीमेटली ये फिर से आ गया 4abc, और एज पर क्वेश्चन 4abc कितने इक्विवेलेंट है? kabc। तो k की वैल्यू आ गई 4, यानी ऑप्शन आ गया डी। दोनों ऑप्शन से नहीं करना बच्चों, एक ही ऑप्शन से करके आपको दिखाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन है। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर याद करें तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराया था तो एक बात बताई थी कि यहां पर ये जो मॉडुलस x+3 गिवन है, ये मॉडुलस x+3 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंस बच्चों? देखो, ये कह रहा है व्हेन x इज लेस देन -3, यानी जब हमारा x लेस देन -3 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा x लेस देन -3 है, अगर x मेरा लेस देन -3 है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? तो ये फंक्शन हो जाना चाहिए f(x), क्योंकि x -3 है, यानी -3 से छोटा है, तो जो मॉडुलस x है उसके अंदर जो भी वैल्यूज आएगी उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं -x+3, -2x और 6x+2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉडुलस को हटा दिया। ये कब है? व्हेन x इज लेस देन -3, लेस देन इक्वल टू, इफ -3 से ज्यादा है और 3 से कम है, और यहां पर है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका अंदर जो बीच वाला -2x है उसमें इक्वल टू नहीं। अब देखिए, यहां पर अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो दो ही तो पॉइंट है जहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। एक तो x = 3, तो एक बार चेक करते हैं, टू चेक कॉन्टिन्यूटी, एट x = -3, एक तो ये चेक करते हैं। और फिर हम चेक करेंगे टू चेक कॉन्टिन्यूटी
कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू +3। बस बच्चों यही दो पॉइंट हैं जहां पर हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए पहले x इक्वल टू -3 पे ही करते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू -3 माइनस इनटू फंक्शन। अब देखिए फंक्शन हमारा -3 से कम, -3 से कम का मतलब फंक्शन हो जाएगा -x+3। इसका मतलब ये हो जाएगा -x+3 का मतलब माइनस इंटू -3 + 3, ये आ गया 6। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी हमारी लिमिट x टेंस टू 3+। अब 3+ का मतलब 3 से ज्यादा। अब 3 से ज्यादा में क्या क्या हो सकता है? 3 से ज्यादा में -2x लें या 6x+2 लें। तो देखिए ये 3 के प्लस होना चाहिए। अगर हम 3 के आसपास देखें, ये 3 से कम 3 से ज्यादा, तो इसका अंदर हमें क्या लेना चाहिए? सोचिए जरा, क्या मैं इसमें 2x लूं या ना लूं? अच्छा एक गड़बड़ हो रही है। -3, हाँ -3 लें तो हमें -2x लेना चाहिए। ठीक है, तो -2x का मतलब -2 इंटू -3 और अगेन इट बिकम्स 6। ओके, अब हम लिमिटिंग फैक्टर देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर -3 है, तो अगर x की वैल्यू -3 है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? तो हमारा लिमिट क्या आएगी? वही आएगी ऊपर वाली। इसका मतलब हमें लिखना चाहिए -3 -3 +3, तो ये आ गए 6। अब इसका मतलब ये हुआ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू -3। इससे क्या पता लगता है बच्चों? इससे पता लगता है कि जो हमारा फंक्शन है, इससे पता लगता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कब? एट x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू -3 पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये पता लगा। चलो ठीक, अब इधर आ जाओ। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं x इक्वल टू 3 पर। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोचेस 3+। 3+ का मतलब 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा तो मेरा कहाँ आएगा बताओ? अगर मेरा 3 से ज्यादा होगा तो क्या आना चाहिए? सोचिए जरा, सोच के बताएं 3+ में क्या होगा? यहां एक गड़बड़ हो रही है। ये 3+ नहीं होगा, 3- होगा। दोबारा देखते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेस 3-। ठीक है, 3- था। 3 से कम का मतलब क्या है? -2x। 3 से कम का मतलब है -2x। इसका मतलब ये हो गया -2 इंटू 3, इट बिकम्स -6। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस 3+। 3+ का मतलब है 6x+2। इसका मतलब 6 इंटू 3+2, 6 3 18 + 2 20। और अच्छा एक बात है और क्या, अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो लिमिटिंग वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे क्या कहना चाहिए? इसका मतलब मुझे कहना चाहिए कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है बताओ? तो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? तो एक ही तो पॉइंट है, तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज, सॉरी, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी भी हालत में 1 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं। ये गलत पूछा इन्होंने, लेकिन फिर भी चलो करते हैं इसे। ये कहता है f(x) की वैल्यू दी हुई है x³ -3x² +12x -18। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा स्टडी मटेरियल में है, मतलब एनसीईआरटी की बुक में है। लेकिन बच्चों ये वाला क्वेश्चन अलग है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अलग है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में ये जो 3x² है ना, ये वाला,
ये वहां पर 3x² की बजाय -6x² है। और जब ये -6x² है तो इसके रियल रूट रूट आ जाते हैं। लेकिन जब हमारा -6x² नहीं होगा तो रियल रियल रूट्स नहीं आते। तो खैर क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है हमें वैसा ही करना चाहिए। तो हम जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो fx इक्वल टू दिया हुआ है। अब मुझे f' निकालना है। अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो f' आ गया 3x² -6x + 12। पुट f' इक्वल टू 0। f' इक्वल्स टू 0। तो 3x² -6x + 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 3 कॉमन आ गया तो x² -2x + 4 इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -b यानी -2 प्लस -b² यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c है 4 वैल्यू अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2 प्लस माइनस 2 2 4 और ये कितना आ गया 4 4 16 अपॉन 2। इसका मतलब ये आ गया 2 प्लस माइनस रूट। अब देखिए रूट के अंदर -12 आ गया अपॉन 2। एक काम करते हैं, -12 को आगे लेके चलते हैं। तो -12 को अगर मैं लेता हूं तो -12 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है 2 इंटू 2, 2 2 4, 3 12। तो इसका मतलब मैं √12 को लिख सकता हूं 2√3। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया 2√-3 क्योंकि अंदर माइनस है अपॉन 2। अब इसमें 2 कैंसिल किया तो ये आ गया 1 + -√-3। अच्छा 11th में हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। तो इसका मतलब ये आ गया 1 + -3 √3 आयोटा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ये अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, जहां पर हमारी, जब हम व्हेन वी पुट फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f' इक्वल्स टू 0 और तब हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ गई 1 + -√3 आयोटा। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा एक बात और है, पहले एक बात और समझिए कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसमें कौन से माने जाएंगे? द क्रिटिकल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1 + √3 आयोटा एंड 1 - √3 आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, दो फैक्टर है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, मैं लिख ही देता हूं, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को मैं लिखता हूं मैं ताकि समझ में आए। क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है कि सिंस देयर आर नो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स critical points, the derivative does not have any इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या चीज नहीं है इसकी? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। इसका कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। कहां पर नहीं है? ऑन द रियल नंबर लाइन। भाई देखो ना, जब आपका रूट आ गया, आयोटा आ गया, तो आयोटा का मतलब रियल नंबर नहीं है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर रियल नंबर पर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसका मतलब मुझे कहना चाहिए कि दिस इंप्लाइज दैट द फंक्शन डज नॉट हैव डज नॉट चेंज इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की बजाय लिखते हैं बिहेवियर, है ना, थोड़ा और अच्छा लगेगा।
बिहेवियर ऑन आर, जब आर पे क्रिटिकल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो देखना है, तो क्या करना चाहिए? तो टू डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग, we can evaluate the sign of derivative at any real number। किसी भी रियल नंबर पर आप चेक कर लीजिए वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, भाई दो ही केसेस हो सकते हैं ना। अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और नहीं तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं, किसी भी वैल्यू पे देख लो, मैं एक काम करता हूं, मैं x इक्वल टू 1 पे देख लेता हूं, सबसे आसान। तो मेरा एफ डैश एक्स क्या था बच्चों? 3x² माइनस 6x+12। अब यहां पर 1 अगर प्लेस किया तो 3 - 6 + 12, इसका मतलब हो गया -6 + 15, -6 + 15। तो कितना आ गया जी? ये प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया, प्लस के 9 आ गए ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आना चाहिए? तो मुझे कहना चाहिए आंसर इंक्रीजिंग आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑप्शन बी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्या इतना सब कुछ लिखने की जरूरत है? तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने क्यों लिखा? मैंने समझाने के लिए लिखा। आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारी एक प्रॉपर्टी पर यूज्ड है, ठीक है, बेस्ड है। अब फटाफट करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी, आप याद करें एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से a फंक्शन dx। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to a और फंक्शन में a - x। ठीक है, ये एक तरह से सब प्रॉपर्टी है। अगर a to b होता तो a + b - x लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हम कब यूज करते हैं। इसको हमें तब यूज करना चाहिए जब क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का केस हो। याद करो, एनसीईआरटी के पहले 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे आई इक्वल टू क्या गिवन है? आई इक्वल टू गिवन है 0 से लेकर π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन एक्स कॉस एक्स, 1 + साइन एक्स कॉस एक्स dx। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ये आ गया 0 से π/2, अंदर आ जाएगा साइन π/2 - एक्स माइनस कॉस π/2 - एक्स डिवाइडेड बाय 1 + साइन π/2 - एक्स कॉस π/2 - एक्स। जब हम π/2 - एक्स करते हैं तो देखिए हमारा क्वाड्रेंट क्या है? ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। तो यानी π/2 - एक्स का मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो आई की वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। जो आई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? आई इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से π/2। अब ये साइन π/2 - एक्स क्या हो जाएगा? साइन π/2 - एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस 90 हो जाएगा साइन। ठीक है, नीचे साइन वाला कॉस होगा, कॉस वाला साइन होगा, तो अल्टीमेटली रह जाएगा ये साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, और अंदर क्या आ गया?
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब बच्चों अगर आप देखें तो ये क्या आ गया, न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। तो देखा जाए तो जीरो ही आ गया, 0 से π/2 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 0। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमारा जीरो आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सी है, बी। तो करेक्ट ऑप्शन आ गई इसकी, करेक्ट ऑप्शन आ गई इसकी बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा द डिफरेंशियल इक्वेशन विल नॉट बी होमोजीनियस, विल नॉट बी होमोजीनियस, नॉट पूछा इन्होंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y अपॉन एक्स है, यहाँ x अपॉन वाई है, तो यानी 1 1 है। और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर यानी 2 है, और नीचे भी एक्स वाई यानी पावर होगी 2। इसके अंदर पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x है खाली, अपॉन में नहीं है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा ए। इसका मतलब ये चारों में से 3 चीजें होमोजीनियस हैं और चौथा होमोजीनियस नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं फॉर एनी 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग चीज है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक हमारी CS इनइक्वलिटी होती है, कॉची शेवार्ट्स इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी, ये जो इनइक्वलिटी है ना यही पूछ ली इन्होंने। ये इनइक्वलिटी क्या होती है बच्चों, ये जो हमारी इनइक्वलिटी होती है, बताओ क्या होती है, पहले आप मुझे बताओ। ये जो इनइक्वलिटी होती है वो क्या कहती है। जब हम इसकी इनइक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो पहली बात है ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट का क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये लेस देन इक्वल टू होगी मॉडुलस ऑफ ए और बी। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में इन्होंने मॉड की वैल्यू नहीं दी। अरे तो भाई एक बात बताओ ना, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो तो रियल नंबर ही आता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए, जो लेस देन इक्वल टू हो, और लेस देन इक्वल टू देखिए कौन सी है, सी ऑप्शन। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब देखो बीच वाले क्वेश्चन नंबर 2 कितना मुश्किल था, लेकिन ये क्वेश्चन कितने आसान है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1012। देखो बच्चों मैं ना इस बात को आपको समझाता हूं, लेकिन मैं समझाता हूं आपको 2D से, उससे जल्दी समझ में आएगा, फिर 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y है और ये माइनस वाई है। मैं आपसे कहता हूं यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है सपोज 3 2। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां और एक एक्स एक्सिस पे किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू का पॉइंट क्या आएगा, या इसे कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अब यहां पर एक्स की वैल्यू 3 होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी, और यहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 2 होगी। क्या ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पॉइंट गिवन है, अब गिवन पॉइंट क्या है देखो, गिवन पॉइंट हमें है 3D में 0 1 2। 0 1 2 का मतलब है कि एक्स एक्सिस से पर हमारा जो वैल्यू है वो 0 है, वाई की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है, देर पॉइंट ही नहीं है कोई। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है,
मीन्स y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू तो है ही 0 और इन दोनों की भी 0 होगी। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, x की वैल्यू 0 क्यों है बच्चों, क्योंकि मेरा पॉइंट दिया हुआ ये और इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब 0 0 0, यानी आंसर आ जाएगा डी। करेक्ट आंसर डी है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कॉमन रीजन, अब देखिए ये कितनी आसान क्वेश्चन है, जितना टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में या 4 में लगा था वो सब खत्म हो गया। द कॉमन रीजन बाय ऑल द कंस्ट्रेंट, जो हमारा कंस्टेंट, देखो अगर ये ऑल द कंस्टेंट ना कहता ना तो वो बाउंडेड रीजन होता, लेकिन ये कह रहा है कि जो सबको कवर करता है तो वो होता है हमारा फिजिबल रीजन। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है लेट ई बी द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ई जो है वो सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है तो एस क्या हमारा कवर करेगा, सिंस एस इज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इट विल इंक्लूड, इट विल इंक्लूड द इवेंट, इट विल इंक्लूड द इवेंट, कौन सा इवेंट इंक्लूड करेगा, ई करेगा। अच्छा वैसे देखें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन ई का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटरसेक्शन ई और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। भाई ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना। अब एस एंड ई का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। मैंने अभी आपको बताया ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा सैंपल स्पेस है और इसके अंदर एक इवेंट है मेरा ई, तो दोनों में एस इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ई हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और नीचे हमारा पहले से था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यानी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन हो गई हमारी, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये सब आसान क्वेश्चन थे। अब देखिए ये भी आसान है लेकिन बस थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि इन्होंने डिफाइन किया ए हमारा है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का है और इन्होंने ए आई जे की डेफिनेशन बता दी, ए आई जे है I-3j। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में A11 की जरूरत है। A11 का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू भी 1 है, आई की वैल्यू भी 1 है और आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू 1 -3 इंटू जे की भी वैल्यू 1, तो ये आ गया 1 -1 -3, आ गया -2। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। तो क्या ये लेस देन 0 है, यस, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। ठीक है, चलो अगर ये करेक्ट है तो अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बी है हमारा A12 प्लस A21। A12 का मतलब क्या है, आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 2, तो 1 -3 इंटू 2 प्लस 21 का मतलब है आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, तो ये आ गया 1 -6 प्लस 2 -3, तो ये आ गया 3 -9 और ये आ गया -6। तो ये क्या, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि -6 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी मेरी करेक्ट है। देखो ध्यान से, मुझे ढूंढना है जो फॉल्स है, फॉल्स ढूंढने की वजह से ही मेरा काम बढ़ गया इसके अंदर। चलो सी देख लेते हैं, A13, A13 पहले निकाला है, नहीं निकाला, आई की वैल्यू 1 -3 इंटू जे की वैल्यू 3, आ गया 1 -3 3 9, ये आ गया -8। और A31 का मतलब है 3 -3 इंटू 1, 3 -3 इक्वल्स टू 0। अब ये कह रहा है A13 ग्रेटर देन, तो गलत है, A13 जो है वो लेस देन A31 है, तो इसका मतलब ये जो मेरी थर्ड ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये मेरी इनकरेक्ट है, ये मेरी इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, वैसे मुझे A31 को देखने की जरूरत नहीं है, देखोगे तो वो 0 ही आएगा इसका मतलब, क्योंकि भाई मल्टीपल ऑप्शन है तो एक ही तो क्वेश्चन गलत होगा। आइए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x।
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो 1 + x²। और मैंने आपको एक कुछ का डेफिनेशन बताई थी। टेन इनवर्स कुछ का मतलब क्या है? 1/कुछ² इंटू डेरिवेटिव ऑफ कुछ, यानी एक्स की बजाय कुछ भी है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन में d/dx निकालना है हमें टेन इनवर्स x²। ठीक है, याद रखना ये टेन इनवर्स x² एंगल में, यानी जो टेन इनवर्स है उसका स्क्वायर नहीं है, ये x का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 1 + x²। अब लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो x² का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x²। और 1 + x² का मतलब क्या हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा 1/1 + x⁴। और डेरिवेटिव कितना हो गया इसका? 2x। तो आंसर आ गया 2x/1 + x⁴। देख लीजिए कौन सा है, 2x/1 + x⁴। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, देखिए आसान क्वेश्चन है ये वाले। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डिग्री पूछा है। अब डिग्री का मतलब क्या है, पहले तो देखिए y डबल डैश स्क्वायर प्लस y डैश क्यूब एक्स साइन वाई डैश। ठीक है, अब यहां पर वैसे तो आउटराइट मुझे पता लग रहा है, पूछा नहीं है। वैसे नॉर्मली पहले मुझे ऑर्डर निकालना पड़ता है, फिर डिग्री निकालनी पड़ती है। ऑर्डर हमारा क्या है? ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि साइन के अंदर, एंगल के अंदर dy/dx है। अगर मेरा साइन के अंदर dy/dx है तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी, नॉट डिफाइंड। अब देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये कह रहा है वेक्टर। मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है दोनों पर, ठीक है, वो कैसे पता लगता है? कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यानी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। कौन कौन से वेक्टर? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वैसे ही ले रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? इज गिवन बाय, आप याद करो जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो नॉर्मल वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर टू बोथ होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है? मुझे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस, अब देखो जीरो के कैप जे, आई जे, जे कैप लिख रहा हूं जीरो में, और प्लस के कैप। ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी अगर हम लें तो वो ये क्या है? आई कैप गिवन है प्लस जीरो जे कैप और माइनस के कैप। ठीक है, अब ये जीरो क्यों लगा दिया? क्योंकि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो डिटर्मिनेंट के थ्रू बात करूंगा, तो डिटर्मिनेंट में वैल्यूज लिखने में गड़बड़ ना हो। तो आई जे के, यहां वैल्यू होगी 101 और ये वैल्यू होगी 10 इसको एक्सपेंड कर लो। आई, 0 × -1 0 और 0 × 1 0, माइनस जे, यहां देखिए 1 × -1 -1 और 1 × 1 1, यानी -1 - प्लस के कैप, प्लस के में देखिए 0 × 0 -0 × 0, यानी अल्टीमेटली ये आ गया -2 और +2, यानी +2 आ गया, +2 जे। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने, ये मेरा आंसर नहीं आया क्योंकि इन्होंने पूछा यूनिट वेक्टर। आप ध्यान से देखिए, इन्होंने पूछा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? यूनिट वेक्टर का मतलब है कि अब मुझे इसका पहले वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा √2 का स्क्वायर। अच्छा, वैसे तो खाली अगर जे है तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट हमारा 2 आ गया। तो अब मुझे बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो मुझे लिखना चाहिए देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अब ये क्या था हमारा? 2 जे कैप। ठीक है, 2 जे कैप, और ये कितना है? 2। तो आंसर आ गया जे कैप। आसान है, जे कैप का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आसान पॉइंट, आसान क्वेश्चन। अगला देखिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पैरेलल टू। देखो इस क्वेश्चन में ना बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना चाहिए?
कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये तो ठीक है। अब ये माइनस वाई है, अगर मैं माइनस वाई को कन्वर्ट करूं तो मुझे लिखना चाहिए वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, अपॉन माइनस वन। और जेड को देखें तो यहां पर वैसे तो ठीक है, लेकिन ये जेड की पावर है तो टू से डिवाइड कर देते हैं, तो जेड प्लस हाफ, और सिक्स को टू से डिवाइड किया तो थ्री। ये मेरे नॉर्मल आ गए, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज देख लो इसकी। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? एबीसी। तो डायरेक्शन रेशियोज आर टू, माइनस वन और थ्री। आसान क्वेश्चन था। तो टू माइनस वन थ्री, देखो कौन सा है? ये ऑप्शन आ गया हमारा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दो ही क्वेश्चन मुश्किल थे, बाकी सब आसान थे। अब देखिए इसमें, देखिए ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, मैट्रिक्स को हमें देखना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एफ एक्स गिवन है। एफ एक्स गिवन है, क्या गिवन है? ये गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो, और जीरो जीरो वन, ये दिया हुआ। अब मैं अगर आपसे कहता हूं एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो 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 वन। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए इसी से, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, साइन एक्स, कॉस एक्स, जीरो और जीरो जीरो वन। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो पहले क्या आएगा? पहला आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर। इधर आ जाओ, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। इधर देखिए, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, ये तो जीरो ही आ जाएगा। अगला देखिए, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इधर देखिए, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां आएगा जीरो। इसमें देखिए जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो इंटू साइन जीरो, तो ये तो पूरा ही जीरो आ गया। इसी तरह जब यहां देखेंगे यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, लेकिन यहां देखिए क्या आएगा? जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू वन, यानी वन। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। अच्छा, इसको करीब लिख लेते हैं। अच्छा चलो रहने दो, यहीं लिख रहने देते हैं, ये हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब मुझे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स, जीरो, साइन टू एक्स, कॉस टू एक्स, जीरो, और जीरो जीरो वन। ठीक है, अब ये कह रहा है ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? तो वो कह रहा है एफ एक्स। मैं इसको यहीं लिखता हूं। यहां एक मिस्टेक हो सकती है बच्चों। देखो, यहां इसने कहा के एक्स, इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर के और मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस के एक्स माइनस साइन के एक्स, जीरो, साइन के एक्स, कॉस के एक्स, जीरो, और जीरो जीरो वन। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम इक्वल करें तो क्या होना चाहिए? देखो, ये जो कॉस है ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो किसी भी एक से करेंगे तो हो जाएगा, मैं एक दो से करके दिखाता हूं। यानी कॉस के एक्स शुड बी इक्वल टू कॉस टू एक्स, पहला, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉस है, ये भी कॉस है। ऐसा नहीं कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। यानी अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ए है तो थीटा इक्वल टू ए होगा, तो के एक्स इक्वल टू हो गया टू एक्स, तो के की वैल्यू आ गई टू, ठीक है। इस चीज को बच्चों कैसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं जी हम साइन से करेंगे तो साइन से कर दो। इन दोनों को कंपेयर करो, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो माइनस साइन के एक्स, ये है माइनस साइन टू एक्स, इसका मतलब के एक्स इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू टू, के इक्वल टू टू, ठीक है।
तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, के की वैल्यू आ गई 2। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ के, ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर का है। आपको पता है कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा कौन कौन से एक्सिस से होते हैं? ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखेगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 1। अरे ये वही तो है बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, उसी पर तो बेस्ड है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे गिवन है 30% है एक्स एक्सिस, इसका मतलब कॉस स्क्वायर 30% 30 डिग्री, और 120 डिग्री है वाई, तो कॉस स्क्वायर 120 डिग्री और कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या है? ये तो डायरेक्ट है √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम कॉस 120 की बात करें तो कॉस 120 का मतलब है कॉस 90 + 30, ठीक है। और 90 + थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में आ गया। सेकंड में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -sin 30, ठीक है। लेकिन माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की होती है 1/2। तो इसका मतलब मैं यहाँ जब -1/2 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, ये आ गया इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया 3/4, ये आ गया 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 3/4 और 1/4 ये मिलाकर हो गया 1, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब क्या है? कॉस हमारा 0 कब होता है? 90 डिग्री पर। तो आंसर आ गया हमारा, गामा की वैल्यू क्या आ गई? गामा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है। अब दो क्वेश्चन और हैं एसर्शन वाले, ठीक है, एसर्शन। अब इसमें देखो पहले वाला क्या है, फर्स्ट क्या है, फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, पहली बात है ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इसका यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए पहले एसर्शन को चेक करते हैं, पहले एसर्शन को चेक करते हैं। एसर्शन में ये क्या कहता है? एसर्शन में कहता है ए नहीं, ए नहीं, बी ट्रांसपोज ए बी, वो कह रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज माइनस इसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए। यानी कंडीशन क्या है? मुझे चेक करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी, क्या ये इसका जो ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज है, क्या ये बी ट्रांसपोज ए बी के इक्विवेलेंट है या नहीं है? ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये मुझे, मैं लिख देता हूं टू प्रूफ। अगर ये यस हो जाता है तो मेरी असर्शन ट्रू हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अब करके देखते हैं एक बार। देखिए बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, ये क्या होगा? आपको पता है ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब अगर मैं बी को और ए बी को अलग अलग कर दूं तो मैं बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए और उसका दोबारा से ट्रांसपोज करें तो वही वाली वेक्टर आ जाता है, तो ये आ गया बी, ठीक है। अब ए बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है क्योंकि हमारा सिमेट्रिक है, तो मुझे कहना चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना? भाई इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक तो ना है, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये सिमेट्रिक है, जबकि हमें प्रूव करना, एसर्शन है हमारी नो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन इज फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि अगर एसर्शन फॉल्स आ जाए या अगर रीजन फॉल्स आ जाए तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एसर्शन इज फॉल्स,
इसका मतलब डी आंसर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक बात देखी थी कि अगर मेरा स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर का मतलब डॉट, या मेरा वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर का मतलब क्रॉस, तो अगर बच्चों मेरा स्केलर प्रोडक्ट है तो वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, तो यस। और अगर हम इधर देखें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन में देख लेते हैं एसर्शन क्या है मेरी। एसर्शन क्या है बच्चों? एसर्शन है कि डॉट हमारा ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू बी डॉट ए। अरे तो ये तो ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम रीजन की बात करें, रीजन की बात करें तो रीजन में कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो ये तो फॉल्स है। तो देखो ये बहुत आसान हो जाता है, अगर दोनों ट्रू है ना तब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगा। एसर्शन मेरा ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो यानी मेरा सी आ गया करेक्ट आंसर, सी मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मैंने बच्चों जैसे कि आपने कहा था वैसे ही हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का, ठीक है, जो बोर्ड का एग्जाम था। मुझे लगता है इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस यानी 21 से लेकर बाकी क्वेश्चंस को भी किया जाए तो आप मुझे जो गिवन ईमेल आईडी है उसमें आप बात करें, ठीक है, या रिप्लाई कर दें, कमेंट कर दें, तो आपको अकॉर्डिंगली मिल जाए। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।